Hey guys, welcome back to the Hindu analysis edition from CLAT Prep. ठीक है, let's look at the hot stories from today's The Hindu. Okay, so here we have listed, हमने एक लिस्ट बनाई है जो भी important news updates हैं आपके पर्सपेक्टिव से आज के न्यूज़पेपर में, हम उन सब पे नज़र डालेंगे. Let's look at the first one. ड्रोन रूल एम्स टू हेल्प स्टार्टअप्स. तो ये आप लोगों ने सुना होगा, ड्रोन्स के लिए नई गाइडलाइंस आ गई है, उस पर बात करेंगे. कैन पीएम केयर्स हेल्प कोविड ऑर्फन्स आज सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट हैज मेड अ रिमार्क अबाउट पीएम केयर्स फंड. पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अ न्यू पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. Delhi leads cities in CCTV coverage. Indian firm to build a bridge in Maldives. तो कुछ मालदीव्स के बारे में बात करेंगे. UN bans British stamps in Chagos Island. शायद आप लोगों ने नाम ही पहली बार सुना होगा, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे. Former England captain Dexter passed away. Okay, this is related to cricket. Finding India's voice on Afghanistan. This is the editorial article, main article in today's newspaper. So काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है. हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, यूके के बारे में बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ और हम इसे समझते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे अबाउट ड्रोन गाइडलाइंस. तो देखो, ये आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, ड्रोन रूल्स एम टू हेल्प स्टार्टअप एंड एसएमईज. तो गवर्नमेंट ने किया क्या है, गवर्नमेंट ने रूल्स को, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया है ड्रोन्स को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, कुछ काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन. तो पहले डिज़ाइन से जुड़े हुए रिलैक्सेशंस देखते हैं, फिर रेगुलेशंस के बारे में आराम से बात करेंगे. ठीक है, तो क्या किया है उन्होंने डिज़ाइन में, उन्होंने अभी पेलोड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कि ड्रोन कितना वेट कैरी कर सकता है, उसको बढ़ाने के लिए 300 kg से बढ़ा करके उसे 500 kg तक किया. अब 500 kg, इमेजिन, इट्स लाइक अ फ्लाइंग कार. ठीक है, 500 kg तक ड्रोन उन्होंने अलाउ कर दिए हैं. वेट ऑफ फुल्ली लोडेड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इज अ ड्रोन. ठीक है, हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 300 kg टू 500 kg. Rules will also cover drone taxi. You might see drone taxis in the future. Isn't it interesting? ठीक है, ओके, बस गाड़ी हवा में बंद नहीं होनी चाहिए. ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ, तो ये आप लोगों ने पिछले कुछ समय में, इफ यू आर फॉलोइंग ई कॉमर्स, ऑलरेडी जो हमारी जोमेटोज एंड फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन्स आर टॉकिंग अबाउट ड्रोन डिलीवरीज, कुछ पायलट टेस्टिंग वगैरह भी हुई है. तो ड्रोन कॉरिडोर्स बनाने के बारे में बात की गई है. ड्रोन कॉरिडोर्स जिनके थ्रू डिलीवरीज आप तक पहुंच पाएंगी. इमेजिन रिसीविंग योर पार्सल वाया एयर. ठीक है, दूसरी बात, गवर्नमेंट ने पेनल्टीज कम कर दी है. जो मैक्सिमम पेनल्टी है किसी भी वायलेशन की, वो 1 लाख रुपीज़ है. पहले बहुत ज़बरदस्त पेनल्टीज थी, तो इसने काफ़ी हद तक लोगों को इनहिबिट किया हुआ था कि ड्रोन का इस्तेमाल करने से, बट अभी 1 लाख रुपीज़ मैक्सिमम पेनल्टी गवर्नमेंट ने कर दी है. अच्छा, रेगुलेशंस में क्या, ये तो बात हुई डिज़ाइंस की. रेगुलेशन में क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस किए. ठीक है, गवर्नमेंट कहती है हम एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रमोशन काउंसिल सेट करेंगे, एक नोडल एजेंसी सेटअप करेंगे इसके लिए, जो कि ड्रोन्स को बढ़ावा देगी. ठीक है, गवर्नमेंट ने जो फॉर्म्स फिल करने थे, पहले ड्रोन्स के लिए गवर्नमेंट को 25 फॉर्म फिल करने थे, गवर्नमेंट को अब वो फॉर्म्स करके 5 कर दिया. ठीक है, फॉर्म्स हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 25 टू 5. पहले 72 तरह की फीस ड्रोन्स पे एप्लीकेबल थी, जिसको कम करके गवर्नमेंट ने 4 कर दी है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पेपर वर्क कम कर दिया है. ठीक है, ड्रोन से रिलेटेड. इसके अलावा ड्रोन इश्यू करने के लिए कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए रहेगा, आप डायरेक्ट लाइसेंस गवर्नमेंट इश्यू कर सकती है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कोई रोकथाम नहीं है. गवर्नमेंट कोई भी फॉरेन कंपनी किसी भी इंडियन ड्रोन कंपनी में 100% तक इन्वेस्ट कर सकती है. कोई फॉरेन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एफडीआई गाइडलाइन, मतलब फॉरेन रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई और एफआईआई. ठीक है, ठीक है. दूसरी बात, अब एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट बनाएगी. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का फ़ायदा क्या होगा, अब आपको अपना जो भी ड्रोन का यूनिक नंबर लेने के लिए आप उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और सेल्फ सर्टिफिकेशन देके हासिल कर सकते हैं. अगेन, ब्यूरोक्रेसी खत्म होगी, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा. अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप एक एक्सपोर्टर है, आप अपना ड्रोन बनाइए और वहीं पर अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले करके उसका कोड हासिल कर लीजिए. ठीक है, दूसरी बात, गवर्नमेंट विल ऑल्सो गिव अ ग्रीन येलो रेड जोन, एन इंटरैक्टिव ग्रीन येलो रेड जोन ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म. तो ग्रीन येलो रेड जोन से जो लोग वाकिफ़ नहीं है, मैं उनको थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ कि ग्रीन जोन वो होता है जहाँ पे आप बिना परमिशन के आराम से ड्रोन उड़ा. ठीक है,
येलो और रेड जोन में आपको परमिशन चाहिए होती है। येलो जोन में आपको परमिशन के साथ उड़ा सकते हो, रेड जोन में नहीं उड़ा सकते हो। जैसे जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स के एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर पहले 45 किलोमीटर्स तक की डेडलाइन थी, जिसको ये गाइडलाइन थी, जिसको भी 12 किलोमीटर कर दिया गया। तब तक आप वहाँ उस रीजन के अंदर अंदर आप एयरपोर्ट पे के आसपास ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ रेड जोन। तो ये पूरी लिस्ट जो है गवर्नमेंट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेगी, एक बिल्कुल इंटरैक्टिव मैप के साथ पे आप लोकेट कर सकते हो कि वेदर उस स्पेस में आप ड्रोन उड़ा सकते हो या नहीं उड़ा सकते हो। ठीक है, और कुछ सेफ्टी फीचर्स गवर्नमेंट नोटिफाई करने वाली है, जैसे नो परमिशन, नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग। ये सारे फीचर्स भी ड्रोन्स के साथ गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी बहुत जल्दी। तो नई ड्रोन गाइडलाइंस आ गई हैं। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट का रुख क्या लगता है, गवर्नमेंट इसे बढ़ावा देना चाह रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि फ्यूचर में ड्रोन्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे वो ड्रोन टैक्सीज हो, चाहे वो ड्रोन डिलीवरीज हो, चाहे उसके कॉमर्शियल यूजेस हो या फिर प्राइवेट यूजेस हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। सो इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ें, नोट बनाएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जर्वेशन किया है। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? दैट कैन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ टू चिल्ड्रंस हु वर ऑर्फन्ड। अभी क्या हुआ, कोविड-19 में बहुत सारे छोटे बच्चे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने माता या पिता को खो दिया, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स थे ही नहीं, लीगल गार्डियन थे, उन्होंने उनको खो दिया। अब ऐसी सिचुएशन में उन बच्चों का क्या होगा? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, वो बच्चे सेफ नहीं है। ठीक है, उन बच्चों का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो ऐसे केस में क्या गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड से उन बच्चों तक मदद पहुंचा सकती है, उन बच्चों तक पैसा पहुंचाया जा सकता है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि पीएम केयर्स फंड है क्या। इसके पूरे बैकग्राउंड में अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अच्छा, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अच्छा, कोई बच्चा ऑर्फन हो गया है तो गवर्नमेंट के पास वो डेटा है या नहीं है? तो ये इससे पहले इंस्ट्रक्शन दी गई थी हर स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसे बच्चों का डेटा कलेक्ट करके अपलोड करे। कौन से पोर्टल पे? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पोर्टल पे। तो ऐसे बच्चों का डेटा है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपलोड किया है उन बच्चों का जिनके पेरेंट्स नहीं है या जिनका एक पेरेंट नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। तो गवर्नमेंट कैन रीच आउट टू देम एंड कैन हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी असिस्टेंस थ्रू पीएम केयर्स फंड। अब पीएम केयर्स फंड के बारे में हम बात करते हैं। ये कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, जैसा मैंने आपको क्लास में भी कहा है, हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उनको एक्रोनियम्स का शौक है। ठीक है, तो ये जितने नीति आयोग, निपुण भारत, ठीक है, पीएम केयर्स फंड, ये थोड़े एक्रोनियम्स की एक लिस्ट बना करके याद करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये फंड बना था 2020 में। ठीक है, पीएम केयर्स फंड वाज क्रिएटेड ऑन 2020 टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, इसमें काफ़ी लोगों ने डोनेशंस दिए, हो सकता है आप लोगों ने भी दिए हो। ठीक है, पीएम केयर्स फंड में, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक कभी डिस्क्लोज नहीं किया इसमें कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी डिस्क्लोज नहीं किया है गवर्नमेंट ने ये डेटा। ठीक है, इस फंड के चेयरपर्सन कौन है? ऑब्वियसली पीएम केयर्स फंड है तो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब। और इस फंड के ट्रस्टी कौन है? 3 लोग। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रस्टीज की डिटेल आ गई, चेयरपर्सन की डिटेल आ गई, फंड कब बना था, फंड का मैंडेट क्या है, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट अपडेट। पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ओपन। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन होते हैं? ठीक है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे आपको सैलरीज मिलती है, जहाँ पर आपका रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, आपके पास एक ऑफर लेटर होता है, रिलीविंग लेटर होता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कौन होते हैं? जैसे आपके घर में बाई आती है, ठीक है, डोमेस्टिक मेड्स, ठीक है, आपके पीपल हु आर नॉट ऑन पे रोल्स, हु आर नॉट ऑन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दे आर ऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक नया पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का नाम है ई श्रम। अच्छा, इस पोर्टल से क्या फ़ायदा होगा? इस पोर्टल पे अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर करता है तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट उसे मिल पाएगा।
ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फ़ायदा उन तक पहुंचाने के लिए ये एक नया पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल का नाम ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ई श्रम पोर्टल का नाम है। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। किस लिए? ताकि इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो पाए, ठीक है। आधार कार्ड के थ्रू कोई भी मजदूर, कोई भी वर्कर, ठीक है, कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़ा हुआ आदमी इसमें रजिस्टर कर सकता है, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ई श्रम। ओके, चलिए आज का नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। इन्हें पहचानते ही होंगे आप, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ठीक है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। और इन्होंने दिल्ली का एक अचीवमेंट, आज के फ्रंट पेज की न्यूज़ है ये वैसे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली में दिल्ली सबसे आगे बढ़ गया उन शहरों में जहां पर सीसीटीवी सर्वाइलेंस है, क्योंकि दिल्ली में पर स्क्वायर माइल सबसे ज़्यादा सीसीटीवीज़ हैं, ठीक है। कितने सीसीटीवीज़ हैं? 1826, 1826 सीसीटीवी पर स्क्वायर माइल पर है। तो दिल्ली में जाएं तो बच के रहिएगा, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, ऐसी वैसी कोई हरकत ना करें, ठीक है। तो 1826 कैमरास पर स्क्वायर माइल लगे हुए हैं, और ये लंदन से ज़्यादा है, शंघाई से ज़्यादा है, बीजिंग से ज़्यादा है, दुनिया के जितने बड़े शहर आप जानते हैं, न्यूयॉर्क से ज़्यादा है। दुनिया में किसी भी शहर में इतने कैमराज नहीं लगे हुए हैं जितने दिल्ली में लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बाकी शहर में लोगों को विश्वास है पुलिस पे, ठीक है। तो चलो, ऑन अ लाइटर नोट, बट दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कवरेज है, और ये आज के न्यूज़पेपर में अरविंद केजरीवाल साहब ने दावा किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। इंडिया की एक कंपनी है जो मालदीव्स में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाली है, और प्रोजेक्ट एक ब्रिज बनाने वाली है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मालदीव्स की जो कैपिटल है, क्या नाम है कैपिटल का मालदीव्स का? MALE, माले, है ना। तो यहाँ पर एक ब्रिज बनेगा बिटवीन माले एंड नियर बाय आइलैंड्स। कौन से? विलिंगली, गुलहिन फालहू और थिलाफुशी, इन आइलैंड्स के बीच में, और माले की कैपिटल को कनेक्ट करते हुए, मालदीव्स की कैपिटल माले को कनेक्ट करते हुए एक ब्रिज बनेगा। और ये जो ब्रिज है, इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट एक इंडियन कंपनी को मिला है जिसका नाम है एफकॉन्स। एफकॉन्स एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है जिसे एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। इंडिया में फॉर एग्जांपल चिनाब रेलवे ब्रिज जो बनाया था वो इसी कंपनी ने बनाया था, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसके लिए इंडिया ने $100 मिलियन की ग्रांट भी दी है, ठीक है। हमने $100 मिलियन की ग्रांट दी है मालदीव्स को, और $400 मिलियन उधार भी दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, जो कि हम बाद में दे विल रीपे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों हमें ऐसा क्यों इंडिया ग्रांट देता है, ठीक है, जब हमारे देश में कभी कभी लगता होगा आपको कि ठीक है, क्योंकि हमें अपनी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे टर्म्स बना के रखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2018 में चाइना ने भी यहाँ पर एक इसी तरह का ब्रिज बनाया था, उससे बड़ा ब्रिज हम बना रहे हैं, बट चाइना ने भी बनाया था। क्यों? इन्वेस्टमेंट, बिकॉज देयर आर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस इन्वॉल्व्ड। तो हम भी ने भी मालदीव के साथ एक फ्रेंडली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशंस बैन्स ब्रिटिश स्टैम्प्स इन चैगोज आइलैंड। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटिश स्टैम्प्स को बैन कर दिया है चैगोज आइलैंड में, ठीक है। अब इनके साथ थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे होंगे, क्योंकि पहली बात तो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा चैगोज आइलैंड कहाँ पर है, ठीक है। फिर कहाँ उसमें ब्रिटेन का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ब्रिटिश स्टैम्प चैगोज आइलैंड पे क्यों छपेंगे, फिर यूनाइटेड नेशंस ने उनको क्यों बैन किया। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में उठ रहे होंगे, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या है कि देखो, कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन बताता हूँ। मॉरिशस नाम की एक कंट्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, जो आपके ट्रैवल में और एग्जॉटिक हॉलीडे पिक्स वगैरह में आप लोगों ने मॉरिशस के बारे में देखा होगा। तो मॉरिशस एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है, ठीक है, इंडिया के साउथ की तरफ पड़ता है। और मॉरिशस पे पहले मॉरिशस वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश कब्जा था वहाँ पर। तो मॉरिशस तो आज़ाद हो गया 1968 में, बट मॉरिशस के बिल्कुल पास में एक आइलैंड ग्रुप है जिसको चैगोज आइलैंड कहते हैं। ये ब्रिटेन के कंट्रोल में रह गया, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस की कुछ एजेंसी जैसे UNGA है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इन्होंने बिल्कुल बाकायदा वर्डिक्ट दे दिया कि ये जो टेरिटरीज हैं ये बिल्कुल ब्रिटेन ने कॉलोनाइज कर रखा है और ये मॉरिशस का हिस्सा है और इनको मॉरिशस को सौंप देना चाहिए ब्रिटेन को, बट ब्रिटेन कर ही नहीं रहा।
तो फिर यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने हाल ही में आदेश जारी करके कहा कि ब्रिटिश स्टैंप को वैलिड ही नहीं मानेंगे हम। चैगोस आइलैंड पे मॉरिशस का स्टैंप चलना चाहिए क्योंकि वो मॉरिशस की जगह है, इस पे ब्रिटिश स्टैंप वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है, ठीक है। हालांकि यूके ने अभी भी डिनाई किया। यूके कहता है हम कंट्रोल छोड़ेंगे नहीं, हम तो हिलेंगे ही नहीं यहाँ से, ये हमारी टेरिटरी है। यूके उसको चैगोस आइलैंड भी नहीं बुलाता, यूके उसे कहता है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ठीक है। तो चलो वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, बट जैसा मैंने कहा था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट सारे हमारे काम के हो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन हो, चाहे वो अल्जीरिया मोरक्को हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो इंडिया चाइना हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, तालिबान हो, किसी भी तरह का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो रहा हो, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे काम के। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मॉरिशस एंड ब्रिटेन ओवर चैगोस आइलैंड, ठीक है। तो इसके बारे में ये डेवलपमेंट हुआ है, अपने नोट्स बना लें, है ना। अच्छा, ये चैगोस आइलैंड की लोकेशन है, ये मैप सेक्शन है हमारा। हम हर बार कुछ एक इंटरेस्टिंग कोई जगह ढूंढते हैं जो वर्ल्ड मैप पे लोकेट कर सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में नीचे नीचे जाते जाते ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर अफ्रीका के ईस्ट में, और मेडागास्कर के ईस्ट में इतना छोटा सा चिन्नू सा मॉरिशस दिख रहा है आपको, ठीक है। और मॉरिशस के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में यहाँ पर आप चैगोस आइलैंड्स को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ऐसा नहीं है एक आइलैंड नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इनफैक्ट इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसे यूएसए यूज़ कर रहा है, ठीक है यूके का, यूके के कंट्रोल में, बट उसे यूएसए को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चैगोस आइलैंड्स है और एक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी है? मॉरिशस की, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ये फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन डेक्स्टर पास्ड अवे। टेड डेक्स्टर बहुत फेमस इंग्लिश क्रिकेटर थे, और अगर आप इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो अभी जो थर्ड टेस्ट मैच चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं वो एक काली पट्टी, ब्लैक रिबन बांध के खेल रहे हैं। क्यों बांध के खेल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ड्रेस में, ऐसा इसलिए क्योंकि टेड डेक्स्टर साहब जो फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के कैप्टन थे अर्ली 1960s में, और एक महान क्रिकेटर, ही वॉज अ ग्रेट ऑलराउंडर, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इनकी डेथ के लिए वो एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू कमेमोरेट हिज डेथ उन्होंने ये सिंबॉलिज्म अडॉप्ट किया, ठीक है। इनके साथ एक और इंटरेस्टिंग उपलब्धि जुड़ी हुई है कि इन्होंने जो आईसीसी का टेस्ट प्लेयर रैंकिंग सिस्टम है उसे डिवाइस करने में मदद की थी। तो ही वॉज नॉट जस्ट अ प्लेयर एंड अ कैप्टन, ही वॉज ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटर, इंग्लिश सिलेक्शन बोर्ड के भी चीफ रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपने काम की चीज़ें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ही हेल्प्ड इन फॉर्मली अडॉप्टिंग द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स करंट टेस्ट प्लेयर रैंकिंग। तो आज जो हम टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग देखते हैं, नंबर 1 टेस्ट प्लेयर, नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 बॉलर, इस पूरी रैंकिंग को डिज़ाइन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था टेड डेक्स्टर का, ठीक है। तो ये भी फैक्ट है, हम इसके साथ याद रखेंगे। आइए फिर हम एडिटोरियल सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये आज का प्रोमिनेंट आर्टिकल है, देखो 2-3 और भी आर्टिकल्स थे, बट मुझे जो थोड़ा इंटरेस्टिंग या काम का आर्टिकल आपके पर्सपेक्टिव से लगा, फाइंडिंग इंडियाज वॉइस ऑन अफगानिस्तान। व्हाट मेक्स दिस आर्टिकल इंटरेस्टिंग, देखो अफगानिस्तान के बारे में इतना पढ़ लिया है ना इन दिनों, आप लोगों ने भी, मैंने भी, कि कुछ भी इतना हमें अट्रैक्ट नहीं करता। बट इस आर्टिकल में की खास बात क्या है कि ये फ्यूचर के बारे में बात करता है। ये बताता है कि इंडिया को अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तालिबान ने अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया है, अब इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंस क्या होना चाहिए। और कुछ लोग इससे एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं भी कर सकते हैं, बट जो ऑथर ने कहा है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ऑथर क्या कहता है कि इंडिया ने अफगानिस्तान में पिछले 10 सालों में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 2001 में तालिबान का रूल ख़त्म हो गया था, 96 to 2001 तालिबान ने रूल किया था। 2001 में अमेरिका ने स्ट्राइक करके तालिबान को डिथ्रोन कर दिया था। तो पिछले 20 सालों में जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, अशरफ घनी, हामिद कारजाई, इन सब के साथ मिलकर इंडिया ने काफ़ी सारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी लगाए, चाहे वो चाबहार डैम के थ्रू बात की गई हो, चाहे वो सलमा डैम की बात हो, चाहे वो काबुल की पार्लियामेंट हो, ठीक है। तो इंडिया ने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं अफगानिस्तान में। तो ऑथर कहता है कि 20 साल आपने इन्वेस्टमेंट किए, अब आप सडनली उन सबको भूल नहीं सकते, एंड यू शुड प्ले अ प्रोएक्टिव रोल, बिकॉज स्पेशली अफगानिस्तान इज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। तो इट कैन क्रिएट न्यूसेंस फॉर यू, तो आपको इनएक्टिव होने से काम नहीं चलेगा। इंडिया ने अभी तक कोई स्टांस लिया नहीं है, इंडिया ने अभी तक ना तो तालिबान को क्रिटिसाइज किया है, ना अप्रिशिएट किया है। इंडिया सिर्फ अपने लोगों को इवैक्यूएट करने में लगा हुआ है। तो अभी तक हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन क्लियर नहीं है दुनिया को कि इंडिया कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, या द ऑथर सेज की शी विल एक्सप्लेन कि क्या करना चाहिए। तो ये कहती है कि सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस, अभी हम यूएनएससी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस में हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि हम तालिबान को क्रिटिसाइज़ करें,
ठीक है, ये कहती है कि वी शुड बी मोर वोकल अबाउट एबहॉरेंस ऑफ तालिबान रन अफगानिस्तान। ठीक है, क्योंकि तालिबान के आने से हमने जो 20 साल में इन्वेस्टमेंट किया वो तो कचरा हो गया, राइट। हमारे रिलेशनशिप्स उल्टे हो गए, इनफैक्ट उन्होंने इंडिया से अफगानिस्तान का ट्रेड बंद कर दिया, अब हमारे ड्राई फ्रूट्स महंगे हो गए, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी शुड ऑल्सो कीप अ वॉच ओवर हु विल टेक द अफगान सीट एट यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस में जो अफगानिस्तान की सीट खाली पड़ी है उसको कौन लेता है, तो वो कहता है कि कोई टेररिस्ट नहीं लेना चाहिए, जैसे कोई सिराजुद्दीन हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क के, इस तरह का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। इनको कोई फ्रीडम, इनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, कोई रिकग्निशन नहीं मिलना चाहिए, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलना चाहिए, इनके हाथ में हथियार नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये सब इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें बताना चाहिए कि हम कैसे इंगेज करेंगे। ऑब्वियसली अब हमारी एम्बेसी तो वहाँ पे है नहीं, अफगानिस्तान में हमारे डिप्लोमेट्स हैं नहीं, तो अब हमें कैसे इंगेज करें। क्या हम तालिबान से बात करेंगे? नहीं। उन्होंने कहा तालिबान को जो भी लोग रेजिस्ट कर रहे हैं आप उनसे बात करो। पहली बात तो जो ट्रेड रिजाइम है, ठीक है, जो अफगानिस्तान के फॉर्मर सीईओ थे अब्दुल्ला, ठीक है, पंजशीर में जो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान तालिबान के जितने भी ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप उनसे बात करो। तालिबान से बात करने से फ़ायदा नहीं है, वो तो टेररिस्ट है। ठीक है, उनसे पाकिस्तान वाले बात कर रहे हैं, रशिया वाले बात कर रहे हैं, चाइना वाले बात कर रहे हैं। आपको किन से बात करनी है? आपको जो तालिबान को टक्कर दे रहे हैं उन लोगों से बात करनी है। ठीक है, दूसरी बात, गवर्नमेंट शुड वेलकम द अफगान्स। वो कहते हैं कि यार देखो, अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया से प्यार करते हैं, इस समय वो खतरे में, तो हमें उन लोगों को शरण देनी चाहिए, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अपने लोगों को निकालना चाहिए, अफगानिस्तान से भी जो लोग हेल्प चाहते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा ऑथर का मानना है। ठीक है, अच्छा, अब कल हमने ये इस हिसाब से आज का सेशन अपना सारी स्टोरीज अपन कवर करते हैं। अब कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि आसियान के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो आसियान के हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में। काफ़ी लोगों ने जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और आज हम बात करते हैं कि इंडिया को यूएन में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करना चाहिए, यूएनएससी में हम एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कितनी परमानेंट मेंबर्स हैं? ठीक है, और क्या इंडिया उसका एक मेंबर है परमानेंट? ठीक है, तो आपको 2 सवालों के जवाब देने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं और क्या इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में से एक है? ठीक है, अगेन आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं और हम कल फिर बात करेंगे इसके जवाब के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। ओके, टिल देन, गुड बाय, कीप रीडिंग, टेक केयर।